द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। बासित साहब जर्मनी में और उसके बाद इंडिया में सफ़ीर रहे और इन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से एमएससी की इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वहीं से मैंने भी इंटरनेशनल रिलेशन में एमएससी और एमफिल किया। तो बड़ी खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपके देखने वालों को, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब मुझे लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैं आपसे पूछ रहा था इस रिकॉर्डिंग से पहले कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में अब जब आए तो कौन चेयरमैन थे? तो आपने कहा कि सईदुद्दीन डार और उसके बाद फिर डॉक्टर एजाज हुसैन, जी हाँ, वो चेयरमैन थे। जी जी। तो सर मुझे एक वाकया याद आता है, एक दफ़ा हम डॉक्टर एजाज साहब के साथ गए हुए थे, गालबन मरी गए थे या कहीं और। उनका एक बच्चा हमारे साथ था, वो गालबन 4th ग्रेड में था उस वक्त। ओके। तो उससे मैंने पूछा कि क्या करोगे बड़े होके? कहने लगा कि मैं पायलट बनूंगा। तो मैंने कहा पायलट बन के क्या करोगे? कहने लगा इंडिया पे बमबारी करूंगा। ओह माय गॉश। तो एजाज साहब बड़े एम्बैरस हुए और पंजाबी में कहने लगे, कसमे रब दी मैं नहीं सिखाया, स्कूलों से क्यों आंदा है। इंटरेस्टिंग। पिछले दिनों एजाज साहब से मुलाकात हुई एक सेमिनार में, तो मैंने पूछा सर वो बेटा आपका किधर है? एंड ही प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी कि जी वो अमेरिका में है और अमेज़न के लिए काम करता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो सर आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जब थे तो उस वक्त वहां पे इस्लामी जमीयत तलबा होगी, दूसरा कौन सा ग्रुप था? कायदे आज़म स्टूडेंट्स या पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन? कायदे आज़म स्टूडेंट फेडरेशन थी उस तो जमाने आप में। किस ग्रुप में थे, किसके करीब थे? मैं सच्ची बात तो ये है कि इस्लामी जमीयत के करीब था ज़्यादा। ओके। नॉट बाय चॉइस बट एक लिहाज से उस वक्त माहौल ऐसा था। माहौल ऐसा था कि उनसे ज़्यादा करीब हो गए। राइट। लेकिन ये है कि मुझे याद है कि उस ज़माने में लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी जी तालिब जी। इल्मों के दरमियान। तो उस ज़माने में कहावत मशहूर हो गई थी कि एक तरफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और दूसरी तरफ कायद आज़म क्लोज यूनिवर्सिटी है। अच्छा। ओके। कि जो साल में तकरीबन 3-4 महीने बंद ही रहती है। तो ओके। बहरहाल वो भी एक तालिब इल्मी का ज़माना होता है, वो बस जिस तरफ रोड चलती है उसी तरफ आप बह जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसमें आपने क्या उन दिनों में मौलाना मौदूदी का कोई मुतालिया किया? मैंने किया हुआ था, मौलाना मौदूदी का मुताला मैंने पहले से किया हुआ था। बाकी भी इस्लामिक स्कॉलर को मैं पढ़ता रहता था, इस्लाम से दिलचस्पी थी मेरी जी और जी। आज तक है। क्योंकि अभी भी मैं जो है ख़ास तौर पे यूट्यूब में मैं गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ। उससे पहले डॉक्टर इस्सार अहमद साहब को बहुत सुनता रहा, अल्लाह ताला को गरीब रहमत करे। तो मेरा ये रहता है कि मुख्तलिफ जो नुक्ता हाय नज़र हैं जी उन जी। सब में आपको अपडेट रखूँ, किसी ख़ास एक इंटरप्रिटेशन जो है उसके साथ अपने आप को मुंसलिक ना करूँ। एक ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने का एक रुझान मेरा शुरू से है, तो मैं उसी हवाले से चीज़ों को देखता हूँ। इसीलिए मैं पार्टिज़न नहीं हो सकता। जो बात मुझे ठीक लगती है, जो मेरी दानिश में ठीक है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और जहाँ तनकीद बनती है मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे लबो लहजे में तनकीद भी कर दूँ। सही। अच्छा सर, जब आप इंडिया जा रहे थे तो आपके ज़हन में क्या थॉट्स थी, क्या क्या सोच रहे थे आप उस वक्त? देखिए, मेरा भारत जाना तो बड़ा एक मुझे नहीं, शायबत तक नहीं था कि मुझे भारत पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे अपॉइंट किया एज फॉरेन सेक्रेटरी। जब वो नहीं हो सका, उसमें कुछ मसाइल पैदा हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा, क्योंकि मेरा जर्मनी में रहना ज़रा मुश्किल हो गया था, मैंने फेयरवेल कॉल्स कर ली थी तमाम जर्मन लीडरशिप पे। तो मैंने जी कहा था जी। कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे आप कहीं भिजवा दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन जर्मनी अब मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया मामला। दैट्स राइट। तो फिर उन्होंने मुझे न्यू दिल्ली भिजवा दिया और न्यू दिल्ली पहुंचकर बड़ी एजाज़ की बात होती है किसी पाकिस्तानी सफारतकार के लिए कि वो न्यू दिल्ली में इंडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और बहैसियत हाई कमिश्नर जब आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं अपने एम्बेसी में, सफारत खाने में, तो वो जो फीलिंग होती है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल यही था, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट ज़रूर बनाता हूँ। मैं जब जर्मनी भी गया तो मैंने अपने लिए मिशन स्टेटमेंट बनाई कि मैं 2-3 साल क्या करूँगा। तो जब मैं भारत भी पहुँचा तो मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाई और मैंने इस्लामाबाद को अपनी मिशन स्टेटमेंट से आगाह किया कि मेरे अगले 3 जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरे क्या अहदाफ़ होंगे जो मुझे हासिल करने हैं।
और उसमें सर यही था कि हम कोशिश करेंगे कि भारत को एक इंगेज करें, किस तरीके से जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का तनाज़ है उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, और बाकी जो शोबों में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बढ़ाएं। तो यही हमारी मिशन स्टेट, और पाकिस्तान का जो एक इमेज है भारत में उसको बेहतर करें। तो यही अहदाफ थे, लेकिन मोदी साहब के आने की वजह से बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई और कुछ अहदाफ हम हासिल कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा सर, वहाँ पे जो है किन चीज़ों ने आपको इम्प्रेस किया? अगर अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का मुख्तलिफ फील्ड्स में, एजुकेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, एकेडमिक फ्रीडम में कर लीजिए, या एकेडमिक आउटपुट में, थिंक टैंक्स में, तो क्या क्या कहेंगे आप? इज देयर मैं एनीथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडिया? डेफिनेटली मैनी थिंग्स। मैं जब एक, मुझे याद है कि इंडिया टुडे का एक कनक्लेव था, मैं अटेंड करने गया लखनऊ में, और वहाँ यही सवाल मुझसे पूछा गया कि आपको भारत में किस चीज़ ने ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो मेरा वहाँ पे ऑफ द कफ रिमार्क यही था कि यहाँ पे जो ख़वातीन भारत की जो स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाती हैं जगह जगह मुझे नज़र आती, ये मेरा बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक वहाँ पे है मामला, उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। फिर ऑब्वियसली आपने इसका जिक्र किया, थिंक टैंक्स वहाँ पे बड़े इवॉल्व हो रहे हैं मुख्तलिफ स्फेयर्स में, मुख्तलिफ शोबों में, फॉरेन पॉलिसी से लेकर क्लाइमेट चेंजेस तक। तो बड़ी स्पेशलाइज्ड थिंक टैंक्स वहाँ डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ अभी कल्चर डेवलप नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एजुकेशन पे बड़ा एम्फेसिस है, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके हमसे बहुत बेहतर कर दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इम्प्रेस करती हैं और हमें सीखना चाहिए भारत से इन। और फिर इकोनॉमिक जो एक एक्टिविटी वो जनरेट हुई है, उन्होंने अपने लिए एक लिहाज से मल्टीनेशनल्स जो बना रहे हैं दुनिया भर में। अब एक लिहाज से रिलायंस अगर है या टाटा ग्रुप है, इन्होंने बहुत इस हवाले से काम किया है ताकि एक ब्रांड नेम भारत बनाया जाए। तो उसमें काफ़ी कामयाबी उनको हुई है। हम भी कर सकते हैं, हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी चूँकि मंजरनामा बड़ा तब्दील होता रहता है क्विकली, उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ शायद उस तरीके से हमने हैंडल नहीं की जिस तरह हम हैंडल कर सकते थे। और सर हमारे यहाँ जो है इंडिया पे कोई एक्सपर्टीज भी डेवलप नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, कि हम 22 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये एकेडमिक एक्सपर्ट है इंडिया पे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे तो किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है, सच्ची बात तो ये है। मैं मतलब अक्सर मुझे कश्मीर के मामले में भी लोगों को कुछ नहीं पता कि तनाज़ा है क्या और किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप काउ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में जाएँ तो वहाँ आपको मुख्तलिफ हालात मिलते हैं, साउथ में चले जाएँ तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है। तो बड़ा डाइवर्स, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है वहाँ पे, डाइवर्सिटी है, और उस वजह से भारत को समझना आसान भी नहीं है। उनका जो सोशल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए, और मतलब एक पूरा 24/7 का काम है ये भारत को समझना। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। जो हमारे थिंक टैंक्स भी हैं, जो ख़ास तौर पे रीजनल थिंक टैंक्स हैं, उनका भी मुझे कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती। तो ये बदकिस्मती है, हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज वैसे ही कम हो गया चौधरी साहब। तो क्या किया जाए, सोचने समझने का जो है वो भी रुझान नहीं रहा, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं। और जब तक आप किसी मुल्क को समझेंगे ही तो आप सही मानों में अपनी पॉलिसी भी तरतीब नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इसलिए हमारी जो भारत की तरफ पॉलिसी है या कश्मीर पॉलिसी है, उसको आपको, उसमें आपको इज़्तिराब नज़र आता है, एक इनकन्सिस्टेंसीज नज़र आती हैं, बेचैनी नज़र आती है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो समझ बूझ है भारत से मुताल्लिक़, कश्मीर से मुताल्लिक़, वो ज़रा कमज़ोर है। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो दुनिया टीवी पे एक दफ़ा कह रहे थे कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो उनके साथी ने सर कहा कि सर 40 ज़िले होंगे, 40 स्टेट्स नहीं होंगी। कहते हैं मेरा होमवर्क इतना भी ख़राब नहीं है। और उस वक़्त 29 स्टेट्स थी इंडिया में, और वो उन्होंने 40 स्टेट्स में अलहदगी की तहरीकें चलवा दी थी। तो बस अब आपने निशानदेही कर दी है एक मामलात कहाँ खड़े हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। दुख की बात है, दुख की बात। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि हमें बताया जाता है कि डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे होती है। तो मैंने भी डिप्लोमेसी पढ़ी डॉक्टर एजाज हुसैन से, आपने भी उन्हीं से पढ़ी होगी। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है वो कितने थिंक टैंक्स में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है, और खुद हाई कमीशन के अंदर भी वो
स्कॉलर्स को, एक्सपर्ट्स को बुला के वहां सेमिनार कर सकते हैं। क्या इंडियन हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में, वो ये कर सकता है? और उनके हाई कमिश्नर को क्यों यूनिवर्सिटियां, थिंक टैंक्स ये नहीं बुलाती? एक आध दफा मेरे ख्याल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, उसके अलावा तो बाकी लोग दावत देते हुए डरते हैं उनको। नहीं, इस लिहाज से मैं बहुत लकी रहा, और मैं तकरीबन दिल्ली में और उसके बाहर बहुत सी जगहों पे गया। यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती थी, वहाँ लेक्चर्स देने में जाता था, टॉक देने जाया करता था। लेकिन जब मेरी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट ज़्यादा हो गई तो फिर मुझ पर भी पाबंदियाँ लग गई। मिसाल के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुझे 3 बार मदऊ किया गया और तीनों बार मुझे न्यू दिल्ली ने इजाज़त नहीं दी। इसी तरह बाद में कुछ नोएडा ग्रेटर एरिया जो न्यू दिल्ली का है, वहाँ भी मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत में मुझे कम अज़ कम, मैं अपने ज़ात के हवाले से अगर बात करूँ तो मुझे रिलेटिवली ज़्यादा मौक़े मिले। मैं जाता रहा, मैं मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल भी गया, तमिलनाडु भी गया, वहाँ भी मैंने थिंक टैंक्स के साथ इंगेज भी किया। तो मैं एक लिहाज से, यहाँ पे आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि शायद जो मौक़े मुझे मैसर थे वो शायद यहाँ पे नहीं थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है चौधरी साहब, मुझे यहाँ पे जो इंडियन हाई कमिश्नर होता है उसको पॉलिटिकल एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि यहाँ पे हाई कमिश्नर जाके प्राइम मिनिस्टर से ही मिल लेता है, फॉरेन मिनिस्टर से ही मिल लेता है। वहाँ पे ये पॉलिटिकल एक्सेस नहीं मिलती हमें। मतलब मैं अपने पूरे 3.5 साल जो मैं रहा, मैं कॉल मतलब रिक्वेस्ट करता रहा कि सुषमा स्वराज साहब से मेरी कॉल करवाएं, वो नहीं हो सकी। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से नहीं मिल पाया, इंडिविजुअली जो कॉल होती है। वैसे तो मुलाकात कहीं किसी रिसेप्शन वगैरह में हो जाती है, लेकिन ये मामला ज़रा उल्टा है। यहाँ भारत के हाई कमिश्नर को गवर्नमेंट लेवल पे ज़्यादा एक्सेस है, वहाँ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को उस तरह गवर्नमेंट में एक्सेस नहीं है। तो ये एक आप कह लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत रेसिप्रोसिटी नहीं है इन चीज़ों में। मसलन कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इंडियन हाई कमिश्नर ने स्टूडेंट से खिताब किया हो। आपने तो जेएनयू में किया होगा। नहीं, मैंने जेएनयू में भी किया है और भी यूनिवर्सिटीज़ में किया है। सार्क यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी मैंने किया। ये दूसरी जो है जिंदाल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी मैं गया। यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया, मैं नदवा भी गया, वहाँ भी मैंने किया। बल्कि हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ भी मैं गया। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, कोई फेयर माइंडेड लोग हैं इंडिया में, जर्नलिस्टों में, एकेडमिक्स में, पॉलिटिशियंस में, जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया हो, जो आपको अच्छे लगे हों? बहुत से लोग बड़े, हर शोबे में बड़े अच्छे लोग भी रहे। सियासतदानों में जो है, और ख़ास तौर पे जो स्कॉलरशिप अगर है, तो शशि थरूर साहब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इस तरह मणिशंकर आयर बड़े फेयर माइंडेड हैं जनरली, उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। इसी तरह थिंक टैंक्स में बहुत से लोग हैं, बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट, शंकरन थापर हैं, वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन बहरहाल उनके अपने जो एक बाइसेस होते हैं, नेशनल बाइसेस, उनको निकालना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जम्मू और कश्मीर को ले लीजिए, तो वो भी वहाँ की जो स्ट्रगल है उसको इस तरह ही ट्रीट करते हैं जिस तरह गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट कोई पोजीशन नहीं लेता। मेन लैंड इंडिया में अगर आप बात करें तो वो नेशनल बाइसेस इस तरह हमारे हैं, उनके भी हैं। लेकिन हर शोबे में बड़े अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले और आज तक उनसे रब्ता भी है। और आई चेरिश दोज रिलेशंस, यू नो, दोज दैट एंगेजमेंट विद देम। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल एज वेल। इन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया बहुत से शोबे में। तो सर, पाकिस्तान में कौन से फेयर माइंडेड लोग हैं जो इंडिया के बारे में बैलेंस सोच रखते हैं? अब ये यहाँ पे भी मसाइल जो हैं, मतलब मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ भी लोग मिल जाते हैं आपको जो मिसाल के तौर पर कसूरी साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं डब भी नहीं हूँ और हॉक भी नहीं हूँ। दैट्स राइट। और मैं रखता हूँ सोच ऐसी कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इस तरह जो हमारे ट्रैक 2 पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हम मतलब भारत के साथ, देखिए भारत के साथ हम सब ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं। मतलब मैं बहैसियत सफारतकार कभी ये नहीं कह सकता कि हम भारत के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे ना हों, बल्कि हमने कोशिश की इसके लिए। लेकिन मुझे एक बात का, मैं इस बात पे मुझे आप कह लें मेरी कन्विक्शन है भारत में रहने के बाद, कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो कभी भी पुर नहीं हो सकता, ये खलीज जो है, जब तक कि कश्मीर का तनाज़ा मौजूद है।
और तारीख इस बात की गवाह है कि हम एक कदम आगे लेते हैं फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो बुनियादी जो मामला है वो कश्मीर का है। तो कश्मीर का तनाज़ा मैं भारत की लीडरशिप को भी यही कहता रहा, जब भी मेरी अजीत डोवल साहब से मुलाकात होती थी या उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सुजाता सिंह या उसके बाद जयशंकर साहब, इनको मैं यही कहता था कि देखिए बातचीत शुरू कर दीजिए, सिलसिला कोई सही ऐसा कर दीजिए और मोदी साहब डिलीवर कर सकते हैं अगर वो चाहें। और कश्मीर का तनाज़े को अगर हम हल कर लें तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। फिर तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात एक वर्किंग रिलेशनशिप, हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप ना बने। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारत ने और कॉम्प्लिकेट कर दिया है 5 अगस्त 2019 के बाद। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की डायमेंशंस मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गई हैं और अब ये कहाँ बात रुकेगी आई डू नॉट नो। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं या हम कोई सीरियस इंगेजमेंट भी कर सकते हैं। सर एक नुक्ता नज़र ये भी है कि कश्मीर जो है इट इज़ नॉट द रूट कॉज बट द इफेक्ट ऑफ बैड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और उनका ये कहना है कि कश्मीर का मसला हल हो भी जाए तो कोई और मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो बुनियादी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो उसी तरह रहेगा। आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ ने इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन को खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा था, आई थिंक इट वाज अप्रैल 99, कि अगर कश्मीर रिजॉल्व हो भी गया तो इंडिया के साथ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। मैं ये नहीं समझता। अब ज़रा दुनिया जो है बदल गई है, मतलब सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। असल देखिए जो हमारा, अगर आप देखिए 1947 में भी ठीक है, बहुत माइग्रेशन जब हुई, इधर से लोग उधर गए, उधर से इधर आए, बहुत से लोग उसमें जाने हमने ज़ाय की। लेकिन असल जो प्रॉब्लम्स हमारे शुरू हुए वो तो कश्मीर से शुरू हुई जब थी। अच्छा सर, आपने कहा कि कश्मीर का मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तो सर आपने खुद ही कहा कि लोगों को पता भी नहीं है कि कश्मीर का इशू है क्या। तो जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो हुकूमतें कोई भी एग्रीमेंट करने से खौफ में ही मुब्तला रहेंगी। मसलन मुझे याद है कि एम बी नकवी साहब ने 88 में हेरल्ड में जुलाई में एक आर्टिकल लिखा था, द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करके देख ली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो हमें उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो कोई भी हुक्मरान इतनी जुर्रत ना कर पाया और हम उसी मसले में मुसलसल उलझे रहे। मैंने आगा शाही साहब से ये बात की ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज, तो मैंने कहा जी एम बी नकवी साहब ने ये लिखा है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, कहने लगे एम बी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन पंजाबी जो हैं 60% है पाकिस्तान का, उनको कौन समझाएगा ये बात। तो सर ये भी एक मसला है कि हमारी स्टेट ने इतना प्रोपेगेंडा किया कश्मीर पे कि वो खुद अपनी उस रेटरिक के प्रिजनर बन गए। एक लिहाज से मतलब आप ये बात किसी हद तक आपकी दुरुस्त भी है, लेकिन फिर बहरहाल ये भी आप देखिए ना कि कश्मीरी जो हैं इस वक्त बेशुमार कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। एक मसला तो है, चाहे उसमें हमने उसको एक्सेसिव रेट्रिक का शिकार हो गया, हम होस्टेज बन गए, लेकिन उस पर यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं, एक टेम्पलेट तो है यूएन का और उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। गो के लोगों को उसकी डिटेल तफसीलात मालूम नहीं होगी, लेकिन लोगों को जनरली तो एक मालूम है कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उनका वो जो हक़ है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और क्योंकि भारत ने भी इन सब पे एग्री किया हुआ है, प्लेबिसिट करने का एक जो टेम्पलेट है उस पर एग्रीमेंट है, तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत एक ऐसा सिलसिला, कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब शायद दोनों ममालिक के दरमियान एक कैपेसिटी ही नहीं रही कि इसका कोई हल दो तरफा तौर पे निकाल सकें। अब हमें लिटरली एक बैक चैनल पे, जो बिल्कुल बैक चैनल पे हो, सब रोज़ा क्लैंडस्टाइन तरीके से, उसमें हमें थर्ड पार्टी की मेडिएशन की अब ज़रूरत है। और जो फैसले भी हों उनको दोनों साइड्स को फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब ज़रा मुश्किलात बढ़ गई हैं इस सारे मामले की, और अब कहीं ना कहीं मेरा ख्याल में दोनों मालिक को संजीदा कहीं बैठ के संजीदगी के साथ इस मामले पे गौर करना पड़ेगा। सर बात यह है ना कि जब तक आप आवाम को सही तारीख नहीं बताएंगे कि मसला पैदा कैसे हुआ, तो वो सिंपलिस्टिक नोशंस उनके जहन में रहेंगे और वो गवर्नमेंट से वही एक्सपेक्ट करेंगे कि जनाब प्लेट में रख के कश्मीर हमें मिलना चाहिए। तो सर एम बी एक साहब हैं लाहौर में रहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच।
उन्होंने सर नवाए वक्त में आर्टिकल लिखा 2013 में कि हमने पूरा इशू को मिस हैंडल किया, और सबसे पहले तो ट्राइबल इन्वेजन जो था वो बहुत बड़ी गलती थी, उसकी वजह से कश्मीर का इल्हाक इंडिया से हुआ। उसके बाद हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उनकी सप्लाईज रोक दी उस वक्त, जबकि हमें उनका दिल जीतने की जरूरत थी। हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की। और सर उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने अपने एमिसरीज भेजे, हमारी टॉप लीडर में से किसी ने भी उनसे मिलने का तकल्लुफ नहीं किया। और सर उसके बाद भी जब माउंटबेटन आया पाकिस्तान में, एजी नूरानी साहब की जो किताब है कश्मीर पे, उसमें डिटेल्स मौजूद हैं। एंड यू नो कि एजी नूरानी इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एक्सपर्ट्स ऑन कश्मीर इशू। उन्होंने पहली किताब 1964 में लिखी थी कश्मीर पे। वो ये लिखते हैं कि जिन्ना साहब को माउंटबेटन ने ऑफर किया कि हैदराबाद, दक्कन, कश्मीर और जूनागढ़ में बैक वक्त हम करवा देते हैं प्लेबिसिट, एंड जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड। और सर उसके बाद भी उन्होंने सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद, दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें। तो सरदार शौकत ये लिखते हैं कि मैं गया लियाकत अली खान के पास और मैंने कहा जी ये अच्छी ऑफर है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो वो कहते हैं मैं इतना परेशान हुआ कि मैंने उसी वक्त जो है कश्मीर कमेटी की सदारत से इस्तीफा दे दिया, जिसकी मैं चेयरमैन था जिसका। तो सर ये जब हकायक आप लोगों को बताएंगे तो उनका सोचने का तरीका इतना सिंपलिस्टिक नहीं रहेगा। वो सिंपलिसिटी जो है वो सारी स्टेट के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए एक हेडेक बन चुकी है। नहीं देखिए, बिल्कुल आप जो तारीख के आप औराक से चीज़ें बता रहे हैं, गलतियां बिल्कुल हुई होंगी, मैं इससे तो इनकार नहीं करता। लेकिन देखिए ना, रेट्रोस्पेक्टिवली तो हम सारे वाइज हो जाते हैं। उस खास सिचुएशन में क्या फैसले हुए, उस पस मंज़र को भी सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं। देखना पड़ता है कि आया वो फैसला जिस मुकाम पे हुआ, जिस जगह हुआ, आया वो ठीक था नहीं था। आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात की। देखिए पाकिस्तान की जो शुरू से ही पॉलिसी, भारत की जो शुरू से पॉलिसी थी वो यही थी कि कश्मीर हमने इनको नहीं देना। नेहरू की खास अटैचमेंट थी जम्मू और कश्मीर के साथ। इसलिए पाकिस्तान ने तो 30 दिन के अंदर, जब जनक सिंह ने, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू और कश्मीर के, जब उन्होंने हमें टेलीग्राम भिजवाया तो हमने 3 दिन के बाद जवाब दे दिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, 15 अगस्त को। लेकिन भारत ने लहतो लाल से काम लिया। उन्होंने ये जो लोग आप कहते हैं कि लश्कर भिजवाए, उससे पहले अगर आप देखिए तो जो पटियाला गनर्स थे वो ऑलरेडी आके तैनात हो गए थे श्रीनगर में। तो भारत के तो इंटेंशंस पहले से ही बहुत ख़राब थी जम्मू और कश्मीर को लेकर। भारत की तारीख की बातें हैं, लेकिन उसके बाद जो जो हमारे पास हमारा जो डिप्लोमेटिक और लीगल जो मामला है वो तो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से शुरू करते हैं, क्योंकि भारत उस मामले को सारा लेकर गया था और भारत ने एग्री किया था कि यहाँ पे प्लेबिसिट होगा। और फिर हम वहाँ से अगर बात को शुरू करें तो ज़्यादा मुनासिब है मेरे हिसाब से, क्योंकि फैसला तो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना है, या फिर हम कोई और सूरत हाल निकालें जिस तरह ये चीज़ें बाद में डिस्कस हो सकती हैं। जो ओवन डिक्सन का फार्मूला था, या चनाब फार्मूला था, या परवेज़ मुशर्रफ साहब का फार्मूला 4 पॉइंट फार्मूला था। लेकिन असल बात जो है, जो तनाज़ा है, वो असल में शुरू होता है जब भारत लेकर जाता है सारे मामले को 1 जनवरी 1948 का मामला यूएन लेकर जाता है। तो उसी हिसाब से हमें इस मामले को हल करना है। सर इंडिया में बहुत से लोग पंडित नेहरू पे क्रिटिसाइज करते हैं कि उनको इसको यूएन में लेके नहीं जाना चाहिए था और उसी वक्त इस मसले को हल कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो ट्राइबल इन्वेडर थे उन्होंने तो रेस लगा दी थी वापसी की। तो वो एक नुक्ता नजर है सर। उसके अलावा देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की सितंबर में, वो किस लॉजिक के तहत एक्सेप्ट की? एम्बेसडर शाहिद अमीन, आप जानते होंगे उनको, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी और उससे कश्मीर पर हमारा केस इरोड हो गया। तो सर हमारी लीडरशिप ने जो गलतियां की हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौम को बताना चाहिए, ना कि उसकी पर्दापोशी करें हम। नहीं बिल्कुल, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो तारीख है उसको सही पर्सपेक्टिव में, पिराए में रख के देखना चाहिए। और वहाँ तो चले हमने गलती की होगी, ये गलती हमने 2020 में भी की चौधरी साहब, जब हमने एक सियासी नक्शा बनाया जम्मू और कश्मीर का या पाकिस्तान का, तो जूनागढ़ को हमने फिर पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया। तो तो ये तो अब तक ये गलतियां हो रही हैं। तो मैं तो 2020 से मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस सारी चीज़ को,
कि जूनागढ़ को जो आप कह रहे हैं तो अपने जम्मू और कश्मीर का जो मुकदमा है उसको कमज़ोर कर रहे हैं आप, और ये पता नहीं क्यों आप कर रहे हैं। तो मैं आप बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, चीज़ों को उनके सही पैराए में देखना चाहिए। और सर यूएन की जो आपने बात की, मैंने बेशुमार इंडियंस के साथ इस पे डिस्कशन की, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं वो चैप्टर 6 के तहत पास हुए, जो कि बाइंडिंग नहीं होते, उनकी रिकमेंडेटरी वैल्यू होती है। और उसमें भी पाकिस्तान से मुतालबा ये किया गया था, आपने वो क्लिप भी देखा होगा क्रिस्टीन फेयर का, जिसमें एक पाकिस्तानी फुल ब्राइट ने जाके उनसे क्वेश्चन किया और उन्होंने फिर उसको वो लेक्चर जो दिया कि पाकिस्तान ने पहले विड्रॉ करने थे अपने रेजिडेंट्स भी और जो वहां पे फाइटिंग फोर्स थी वो भी, उसके बाद इंडिया वाज टू विड्रॉ द बल्क ऑफ इट्स फोर्सेस। तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने पहला स्टेप नहीं लिया, हमने दूसरा और तीसरा नहीं लिया। देखिए, जिस जिस रेजोल्यूशन की ये बात करते हैं, 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की। और फिर उसके बाद उनकी एक और रेजोल्यूशन भी है, शायद 5 जून की है, 5 जनवरी की है 1949 की। ये रेजोल्यूशंस पाकिस्तान ने, जब रेजोल्यूशन ये पास भी हुई तो पाकिस्तान ने गो के इस पे एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन यही रेस किया, अगर आप बाद में पढ़िए, ख़ास तौर पे ओवन डिक्सन की जो रिपोर्ट है 15 सितंबर 1950 की, या जो ओवन डिक्सन, जनरल मैकनॉटन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, उनकी रिपोर्ट अगर आप पढ़िए तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान ने इन मामले में अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। और फिर इसी के नतीजे में अगर आप आगे आ जाइए तो 23 दिसंबर 1952 की एक रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, रेजोल्यूशन नंबर 98, उसमें ये परमिशन दी गई पाकिस्तान को कि ये 3 से 6 हज़ार फौजें हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर में रख सकते हैं, और भारत को ये तजवीज़ किया गया है कि आप 12 से 18 हज़ार फौजें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रख सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को नहीं पढ़ा या पाकिस्तान ने अबाइड नहीं किया, तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि पूरा टेम्पलेट देखिए कि उस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो क्या रहा था, पीछे बिहाइंड द सीन्स बातचीत क्या हो रही थी, पाकिस्तान डेलीगेशन क्या रिजर्वेशंस कर रहा था। इसीलिए ओवन डिक्सन की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो 15 सितंबर की है। उसमें उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज किया है कि भारत ने सारे मसले को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और उस भारत की इंसिस्टेंसी कि पाकिस्तान को अब एग्रेसर स्टेट के तौर पे पहले आप डिक्लेयर करें कि इसने एग्रेशन किया है, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज नॉट रेडी टू डू दैट। उनका ख्याल ये था कि तनाज़ा है और उसकी पूरी हिस्ट्री है, इस वजह से पाकिस्तान को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी ब्लेटेंट वायलेशन की हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की। उसके आफ्टर ऑल उस रेजोल्यूशन के बाद भी, 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशन के बाद भी अगर आप देखिए तो यूएन के भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते रहे कि हम प्लेबिसिट करवाते हैं, डिमिलिटराइजेशन पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर ली थी 1950 में, लेकिन भारत की तरफ से जो मुतालबा था ओवन डिक्सन का, उस पर वो मुतालबा नहीं मान रहे थे। उनका ख्याल ये था कि हम भारत अपनी फौजें कम भी नहीं कर सकता, और पाकिस्तान जब तक नहीं करे तो पूरी अपनी फौजें वहाँ से हटाएगा नहीं। पाकिस्तान का मामला ये था कि हम भी ये रिस्क नहीं ले सकते थे उस वक्त कि हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर सारी फौजें निकाल लें और भारत को ये मौका दे दें कि वो दोबारा वहाँ पे भी कब्जा कर ले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पे। तो हमारे लिए मुश्किलात तो थी। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव को मैं समझता हूँ सामने रख के हमें अपनी राय कायम करनी चाहिए। लेकिन सर मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपको तो प्लेट में रख के मिल रहा था कश्मीर, आपने नहीं लिया। So you basically missed the bus and you should accept that. You missed the bus. अब आप कश्मीर की वजह से अपनी इकोनॉमी आपने तबाह कर ली, आपने कोई उनके साथ आप ट्रेड नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो उनको तो नुकसान नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है ना जी। अब देखिए दवाएं भी बंद कर दी थी और दवाओं की कीमत यहाँ बढ़ना शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी चले मेडिसिन की आप इंपोर्ट जो है वो अलाउ कर दें। तो सर हम कहाँ, आज देखिए हम कहाँ हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं और हमारी सबसे बड़ी ऑब्सेशन वो कश्मीर है। मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर की वजह से या भारत के साथ ताल्लुकात ठीक ना होने की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हैं। सच्ची मैं तो जिसको इस तरह नहीं देखता, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम तो एक वक्त ऐसा था कि हम भारत से बहुत आगे थे। आप 50-60 की दिहाई में देख लीजिए, हम भारत से बहुत आगे थे, पर कैपिटा इनकम हमारी ज़बरदस्त थी। तो भारत वजह नहीं है, वो हमारे इंटरनल वजूहात हैं। तो एक गुड गवर्नेंस है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इम्बैलेंस है, ये इश्यूज हैं जिनको हमने टैकल करना है। सर 50s और 60s में भी अमेरिका की एड आ रही थी ना, बेसिकली तो हमने कोई खास वो नहीं तीर मारा ना।
कोरियन वॉर चल रही थी तो उधर से हमें असला भी मिल जाता था, पैटर्न टैंक भी मिल जाते थे, पैसे भी मिल जाते थे, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा कि 73 तक इजराइल को उतनी इमदाद नहीं मिलती थी जितनी पाकिस्तान को मिलती थी। लेकिन सर अब देखिए ना सर, हमारे इंडिकेटर्स कहाँ हैं और इंडिया के इंडिकेटर्स कहाँ हैं, इंडिया कहाँ खड़ा है ग्लोबल स्टेज पे और हम कहाँ हैं। लेकिन और सर अगर हम डिफेंस पे कम खर्च करते तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती। वो एक अमेरिका में हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही कह रहे थे कि 60s में अगर हम डिफेंस पे कम खर्च करते तो आज हम जितना अब कर रहे हैं उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते। अब हम जितना 10-11 बिलियन अरब उस पे कर रहे हैं डिफेंस पे, वो नहीं हम अफोर्ड कर पा रहे। हमारी इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। नहीं, सर इंडिया के साथ रिलेशंस को आप इस तरह से इजीली डिसमिस नहीं कर सकते कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसकी मैं जो समझता हूँ, अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज होता, जो हमने जो रिफॉर्म्स करने थे अगर हम वो कर लेते, लैंड रिफॉर्म मिसाल के तौर पर हम सही मानों में नहीं कर पाए, अगर हम उस तरह कर लेते ना भारत ने किए, हम अपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर लेते, तो आज जो हम मसाइल देख रहे हैं शायद ये ना होते। भारत का यकीनी एतबार से एक फैक्टर तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक होने के बाद पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करता। सर मैं समझता हूँ कि हम सर बिल्कुल ठीक भले ना हो लेकिन बेहतर तो हो जाएंगे ना। अगर हम फर्ज करें आज 11 बिलियन डॉलर के बजाय डिफेंस पे 4 बिलियन कर रहे होते, 3 बिलियन कर रहे होते, और हमें क्या खतरा क्या है इंडिया से कि इंडिया विल डिवाउर अस, क्या खा जाएगा हमें। अखंड भारत कायम करना चाहता है इंडिया, क्या करना चाहता है भारत हमें, मैं नहीं समझता कि हमें अखंड भारत अब सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब खैर उस स्टेज से हम गुजर गए हैं। लेकिन भारत की एक पोजीशन तो है, वो हमें डिस्टेबलाइज तो रखना चाहता है एक मैनेजेबल तरीके से, ताकि कश्मीर पे हमारी जो इस तरह हमारे यहाँ लोगों के यहाँ बन रहा है कि जी कश्मीर पे बस अब छोड़िए, बात ख़त्म कीजिए। बात तो ख़त्म नहीं हो सकती इस तरह, सच्ची बात तो यही है, तनाज़ा तो एक है। अगर एक रियासत एक फैसला कर ले कि ठीक है भाई अब हमने कश्मीर को पीछे छोड़कर हमें आगे चल जाना, तो वो भी ठीक है, रियासत एक फैसला कर ले तो उसमें भी कोई मुज़ाकरा नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि जहाँ हम कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है उसको अबंडन करके, माजी में जो भी हमने गलतियाँ की होंगी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब यही है कि जो असूल हैं वो हम इसलिए उनको रद्द कर दें या छोड़ दें। जो 8 मिलियन कश्मीरी हैं उनको हम बिल्कुल बस पुश डाल दें कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो उसकी वजह कश्मीर नहीं है, कश्मीरी नहीं है बुनियादी एतबार से। उसके जो रूट कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं मेरे हिसाब से। अगर हमने उन पे तवज्जो दी होती तो शायद आज हम यहाँ खड़े ना होते। आफ्टर ऑल मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त शुरू के 3 साल में रही, फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनके ज़माने में हम यही सुनते रहे कि ज़बरदस्त इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है। फिर पीटीआई आई, उन्होंने कहा जी हमारी भी ज़बरदस्त इकनॉमिक हम चैलेंजेस से हमने डील कर लिया है। हमें तो लोग यही बताते रहे हैं कि हमारी इकॉनमी ठीक हो रही होती है, फिर बीच में कोई मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। ये मसाइल तो हैं। ठीक उसी वक्त होती है सर जब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे होते हैं। मुशर्रफ साहब को भी डॉलर मिल रहे थे, अफगान वार शुरू हो गई। तो सर बात ये है ना कि मैंने ज़ियाउद्दीन साहब का इंटरव्यू किया, मरहूम ज़ियाउद्दीन साहब का, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने कश्मीरियों को फॉल्स होप दे के उनको मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। हम उनको हल्लाशेरी देते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। तो हमें एक जो थिंकिंग सेक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन का, उनको तो अपना रोल अदा करना चाहिए। सर रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है क्या सर पाकिस्तान का? देखिए, रियलिस्टिक सोल्यूशन तो बिहाइंड द सीन्स डिस्कस होते हैं। पहले तो भारत को ये तय करना है कि आए वो तनाज़े को बायलैटरली हल भी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। मुझे वहाँ पे वो नज़र नहीं आती डिज़ायर टू रिजॉल्व दिस इशू विद पाकिस्तान। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन हम अगर पहले सोल्यूशन देना शुरू कर दें और भारत तैयार ही नहीं है आपसे बातचीत करने पे इस मामले पे, तो फ़ायदा कोई नहीं। दैट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो उस एक्सरसाइज में पढ़ने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि आया भारत तैयार भी है इस तनाज़े को डिस्कस करने के लिए। जो मुझे नज़र आता है वो नहीं है। सर अगर नहीं है तो हमें कितने साल इंतजार करना चाहिए? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, क्या करना चाहिए फिर? देखिए, कौमों की ज़िंदगी में और इस किस्म की तहरीकें होती हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इससे हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मुश्किल वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन अभी देखिए हम इंशाल्लाह अपनी इकॉनमी को भी ठीक करने की सलाहियत तो रखते हैं। अगर हम यकजा हो जाएं, एक रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा बन जाए मुल्क में, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो हमारे इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस हैं हम उनसे नबरद आजमा ना हो सकें कामयाबी के साथ। क्वेश्चन बुनियादी तौर पे यही है कि आपने
कौमें जो अपने असूलों से पीछे हट जाती हैं वक्ती फ़वाइद के लिए, मैं समझता हूँ कि वो कौमें ज़्यादा दूर नहीं जाती। ठीक है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने मुश्किलात भी देखी हैं विज़-वी भारत, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब मेरे ख्याल में ये नहीं है कि हम कश्मीरियों को तनो-तनहा छोड़ दें। और जब तक सच्ची बात यह है कि जब तक कश्मीरी जद्दोजहद कर रहा है, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। जिस दिन कश्मीरियों ने जद्दोजहद अपनी ख़त्म कर दी तो ये मसला तनाज़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, मसले का जो हल है उसके बारे में सरदार मसूद खान जो एम्बेसडर हैं आजकल हमारे यूएस में, उन्होंने कहा था कि जी हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे इसका हल चाहते हैं, और दो कौमी नजरिए की बुनियाद इस्लाम है। और सर सैयद अली गिलानी साहब ने कहा था कि एक मुसलमान जो है वो एक सेकुलर मुआशरे में नहीं रह सकता, और ये इसी तरह है जैसे एक मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो डू यू एग्री विद दीज स्टेटमेंट्स? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पे तो टू नेशन से ही, थ्योरी से ही शुरू हुआ ना जी, वरना पाकिस्तान क्यों अलग रियासत बनता? क्योंकि जम्मू और कश्मीर स्टेट में मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो हमारा ख्याल यही था कि जम्मू और कश्मीर हमें मिलना चाहिए और उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक उसका होना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखिए तो जो पंजाब उस ज़माने में तो बल्कि यहाँ तक भी था, कायद आज़म को लोग यहाँ तक भी कहते थे कि पंजाब हमें पूरा लेना चाहिए। इस तरह वेस्ट बंगाल भी हमें पूरा लेना चाहिए, हम क्यों उसको डिवाइड करके ले रहे हैं? तो ये आप ये भी कह सकते हैं गलती हो गई। लेकिन क्वेश्चन यही है, गुरदासपुर मिसाल के तौर पर ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, पंजाब का ये हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। रेडक्लिफ कमीशन ने बहुत सी पाकिस्तान के साथ बेइंसाफियाँ की उस वक्त। लेकिन ये जो बातें हैं टू नेशन, उसकी असल बुनियाद तो जम्मू और कश्मीर तनाज़े की यही है, टू नेशन थ्योरी ही है बुनियादी तौर पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर प्लेबिसिट होता है तो उसी बुनियाद पे होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ओवन डिक्सन की रिपोर्ट पढ़िए, जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि अगर पूरे प्रिंसली स्टेट में नहीं हो सकती प्लेबिसिट तो हमें रीजनल वाइज कर देना चाहिए। वैली में अलग प्लेबिसिट हो जाए, जम्मू में अलग हो जाए, लद्दाख में अलग हो जाए, ताकि जो जो मेजॉरिटी है उस हिसाब से वो ज्वाइन कर लें। तो ये प्रपोजल्स उस वक्त से आती रही हैं। सोल्यूशन क्या होगा फाइनली, मैं इसके बारे में समझता हूँ कि इट्स प्री मैच्योर टू डिस्कस दोस थिंग्स। दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड बिहाइंड द सीन्स विद इंडिया, इज आई मीन इफ इंडिया इज प्रोवाइडेड इंडिया इज विलिंग टू डू दैट। सर दो कौमी नजरिए की आपने बात की, तो सर जिन्ना साहब ने तो ये कहा था कि पूरा पंजाब हमें मिलना चाहिए। माउंटबेटन को उन्होंने खत लिखा मई 47 में कि पंजाब को मत डिवाइड कीजिए, आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। इसी तरह एक बंगाली जो है वो पहले बंगाली है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान है। सो दो कौमी नजरिया तो खत्म हो गया इसमें। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, और उसके साथ ही आप कहते हैं कि हिंदू पंजाब में हमारे साथ रहेगा, बंगाल में भी हमारे साथ रहेगा, और मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में जो 2-2.5 करोड़ मुसलमान थे वो भी हिंदुओं के साथ रहते रहेंगे। तो दो कौमी नजरिया कहाँ है सर? नहीं, देखिए, मुसलमानों की जहाँ अक्सरियत थी उस ज़माने में, उस वक्त, तो यही एक तसव्वुर था कि मुसलमानों को, और इसमें अगर आप सच बात पूछिए तो इसमें जितने उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो मुसलमान थे, अलीगढ़ वगैरह, वो ज़्यादा एक्टिव थे बनस्बत जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से हैं। यहाँ तो पाकिस्तान मूवमेंट उस वक्त थी ही नहीं। अक्सर यहाँ पे पंजाब में अगर आप देखिए, या उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, या सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देख लीजिए, तो यहाँ पे तो तहरीक चली नहीं पाकिस्तान। असल तहरीक तो वहीं चली जो इस वक्त यूपी है, तो या बंगाल आप कह लीजिए किसी हद तक। तो क्वेश्चन यही है कि एक नज़रिया इवॉल्व हुआ, अल्लामा इकबाल ने एक नज़रिया पेश किया, उस पर सब लोगों का इत्तेफाक हुआ। उन लोगों का ख्याल था कि एक मॉडल स्टेट हम बनाएंगे जो इस्लामी निज़ाम कायम कर सकेगी। और असल एक यही था कि हमने एक इस्लामिक एक जो निज़ाम है उसको दुनिया के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करना है। क्योंकि कई बात देखिए ना, अगर आप हिंदुत्व को पढ़िए, मिसाल के तौर पर बी.डी. सावरकर का जो पैम्फलेट है हिंदुत्व पे, वो आप पढ़िए तो टू नेशन थ्योरी तो उन्होंने शुरू की थी बुनियादी तौर पे कि जी हिंदू जो है, जो मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं, ये हमारे एलियंस हैं, हमारा इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। हम सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हमारे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने यहाँ पे रहना है तो फिर इनको हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा। ये अपने आप को हिंदू मुसलमान कहेंगे या हिंदू क्रिश्चियंस कहेंगे।
पूरी सावरकर की जो उसके बाद फिर गोलवालकर की अगर आप पढ़िए तो उन्होंने भी यही बातें की हैं। तो सारा जो हिंदू, और फिर आप ये भी देखिए कि मुस्लिम लीग ने तो एक लिहाज से कैबिनेट मिशन जो एक्सेप्ट किया तो उसमें उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई उसके बाद कि चलिए हम मान लेते हैं अगर मुसलमानों को थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाए तो हम यूनाइटेड इंडिया में भी रह सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो पाकिस्तान तो एक आइडिया था, एक आया, वो इवॉल्व हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसमें बाद में क्या उसने हैयत इख्तियार की, उसमें हमारी बहुत सी गलतियां भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि पाकिस्तान बन गया, क्योंकि आज जो मुसलमानों के मैं हालात देखता हूँ वहाँ पे, तो मुझे बड़ा एक लिहाज से इत्मीनान होता है कि मैं आज़ाद मुल्क में सांस ले रहा हूँ। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि सावरकर और गोलवालकर जो हैं, उनको तो इंडिया वालों ने उस वक्त लीडर तस्लीम नहीं किया था। तो उस वक्त जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती थी। तो हमने तो सर जो एक नेशन पे यकीन रखते थे उनको भी कंडेम किया। आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में सावरकर को कंडेम नहीं किया जाता, गोलवालकर को नहीं किया जाता, नेहरू और गांधी को किया जाता है, कांग्रेस को किया जाता है। और जिन्ना साहब ने तो कहा था ये फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इमरान खान साहब आज कहते हैं कि ये नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। तो उनको फिर चाहिए था ना सर कि नफरत जो गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ हमारी किताबों में उसको निकलवा देते। और सर जो आपने बात की ना सर कैबिनेट मिशन प्लान की, उस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पोजीशन मुस्लिम लीग की। 16 मई 1946 को वो अनाउंस हुआ था और जिन्ना साहब ने उसको कंडेम किया 22 मई को कि जी इसने नेगेट कर दिया पाकिस्तान का डिमांड। और फिर 6 जून को सरप्राइजिंगली उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्टेंस भी वो बड़ी अजीब थी, साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल और उसके लिए हम कोई कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। तो सर ये तो बड़ी अजीब किस्म की एक्सेप्टेंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की। और सर दो कौमी नजरिया तो हमें बताया जाता है सावरकर से पहले सर सैयद अहमद खान ने दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान एक तख्त पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते और अंग्रेजों को ही रहना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। देखिए एक फिक्स और लाहक थी उस वक्त मुस्लिम लीडरशिप में कि अगर बरतानिया यहाँ से चला जाता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, तो मुसलमानों की क्या सूरत हाल होगी। यही बुनियाद बनी, मैं समझता हूँ, मुसलमानों के अंदर एक जो था कि शायद हमारे वो रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल पाएगी क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में हैं और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। क्योंकि मुसलमानों ने देखिए ना इस बरे-सग़ीर में एक हुक्मरानी की पूरे 800-900 साल तक, तो हमारा एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व रहा। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी उस वक्त लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि हम कोई ऐसी रियासत को एक्सेप्ट करते जिसमें मुसलमान एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रहते। तो हमारे लिए शायद यही उस वक्त बेहतर ऑप्शन था। लेकिन कायद की जो सारी, मैं समझता हूँ अगर आप उनको पढ़िए तो लगता यही है कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ बातें कहीं, वो एक टेक्टिकल चीज़ें होती हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है, मेरा कहना भी रहा है कि जब तक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी अगर आपके है तो फिर टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखाते हैं इन ऑर्डर टू रीच दैट पॉइंट, अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स जो आपके हैं। तो कायद-ए-आज़म ने बड़ी कमाल महारत से टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दिखाई, वहाँ दिखाई, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसके बारे में बड़े क्लियर थे। अच्छा सर, ये जो आपने फरमाया ना कि टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो सर उसमें जो है एक जगह पे जिन्ना साहब ने यह भी कहा कानपुर में 41 में, मार्च 41 में, कि मैं 7 करोड़ मुसलमान जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में हैं उनको बचाने के लिए 2 करोड़ मुसलमान जो मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस में हैं उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और उस पर एजी नूरानी जैसे लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्या ये जो थे भेड़ बकरियां थे जिनकी ओनरशिप जिन्ना साहब के पास थी। लीडरशिप का काम तो बचाना होता है, ना कि कुर्बान करना मुसलमानों को। एजी नूरानी साहब बड़े दिलचस्प शख्सियत हैं और बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी अथॉरिटी। कई मुलाकातें उनके साथ न्यू दिल्ली में हुई और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनके साथ तवील नशिस्तें मैंने की चीज़ों को समझने के लिए। तो वो बहरहाल जिन्ना के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो कि किताबों से भी नज़र आता है, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उससे एग्री नहीं करते। तो मैं समझ सकता हूँ जो जिन्ना साहब के बारे में ये जो रिमार्क आपने दिया है, उनका कहना, ये और भी बहुत सी किताबों में कोट हुआ है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि असल जो लोग थे वही लोग थे पाकिस्तान बनाने में पेश जो भारत में रह गए।
तो ये तारीख का एक बड़ा लिहाज से आप कह लीजिए कि आयरनी है। आयरनी कह लीजिए, मामा कह लीजिए कि उन्होंने खुद अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया कि हम पीछे रह जाएंगे लेकिन पाकिस्तान हमने बनाना है इस्लाम के नाम पे। और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त एक इंस्पिरेशनल किस्म का एक मोशन था जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके लिए फिर काम भी किया। तो ये उनको एक खिराज तहसीन तो देना पड़ता है सवाल। वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे खलीको जमान, चौधरी खलीको जमान, लखनऊ वाले। उन्होंने अपनी किताब जो है पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में भी है वो, शाहराह पाकिस्तान, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है कि जब जिन्ना साहब आ रहे थे आखिरी दफा दिल्ली से कराची, तो उन्होंने कहा जो करीब करीब के मुस्लिम लीगी अवेलेबल हैं उनको बुलाओ, उनसे एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं। तो उसमें रिजवानुल्लाह साहब थे, शायद सेक्रेटरी जनरल थे यूपी मुस्लिम लीग के। उन्होंने टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो आगे आगे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा। तो उस पर कहता जी मैंने जिन्ना साहब को उतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने कहा छोड़ो यार कोई और बात करो। और उन्होंने लिखा कि मेरा ये ख्याल है कि इस गुफ्तगू का ये नतीजा था कि जिन्ना साहब ने आते ही 11 अगस्त वाली जो स्पीच की कराची में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को खिताब करते हुए, उसमें उन्होंने अपने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। तो ये भी उनका एक वो है। हाँ, ये भी देखें ना, उसका कॉन्टेक्स्ट भी यही था। अगर 11 अगस्त की आप तकरीर की बात करते हैं जिसका हवाला बहुत दिया जाता है पाकिस्तान में आजकल, लेकिन उसका भी एक बैकग्राउंड तो यही जो आप बता रहे हैं ना कि कायद चाहते थे कि एक ऐसा लिंकेज क्रिएट करें जो भारत में मुसलमान रह गए और जो पाकिस्तान में हिंदू या माइनॉरिटीज़ हैं। इसलिए आप देखते हैं कि फिर लखनऊ नेहरू पैक्ट होता है 8 अप्रैल 1950 में जाकर कि माइनॉरिटीज़ को हम लुक आफ्टर करेंगे। तो ये खदशात तो कायद के जहन में भी थे और बाकी जो मुस्लिम लीडरशिप थी उनके जहन में भी थे कि पाकिस्तान मुसलमानों के साथ क्या होगा हिंदुस्तान में या भारत में। और भारत का भी ये था, वहाँ की लीडरशिप का, कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान में, उनका क्या हशर होगा। तो इसी वजह से खदशात दोनों तरफ थे और उसी का नतीजा फिर लियाकत नेहरू पैक्ट की सूरत में आया। अच्छा सर, जैद हामिद साहब का आपने 2 दफा इंटरव्यू किया है पिछले 2-2.5 साल में, तो डू यू कंसिडर हिम अ क्रेडिबल कमेंटेटर? नहीं, मैं देखिए मेरा इंटरव्यू नहीं किया, एक लिहाज से डिस्कशन थी हमारी, जिस आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं किसी को क्रेडिबल मेरे लिए जज करना मुश्किल है। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, मुमकिन है मैं उनसे इत्तेफाक ना करूँ बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन ही इज़ अ वॉइस इन पाकिस्तान हु इज़ हर्ड एंड हु इज़ फॉलोड बाय मैनी पीपल। बाज़ औक़ात वो बिल्कुल खरी खरी बातें भी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं जिनसे मैं इत्तेफाक भी करता हूँ उनकी बातों से, लेकिन बाज़ जगह मैं इख्तिलाफ भी रखता हूँ। तो मैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मैं किसी भी शख्सियत के साथ जो है इस बात पे इख्तिलाफ नहीं करता कि मुझे वो शख्सियत पसंद है नापसंद है। मैं इशूज़ को देखता हूँ, उस पर अपनी राय कायम करता हूँ। सर वो गज़वा हिंद की बात करते हैं, गोया मजहब जो है हमारा वो हमें आराम से नहीं रहने देता, और वो हमें कह रहा है कि गज़वा हिंद करना ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि अजमल कसाब जो था उसका असल नाम अमर सिंह था और वो सिख था और वो बीजेपी का टेररिस्ट था। तो इस तरह के जो क्लेम्स हैं, उनके जो अप्रोच है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक गज़वा हिंद की बात है उसमें मैंने डॉक्टर इसार अहमद को भी सुना, फिर मैंने गांधी साहब को भी सुना। तो ये मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं हदीस नबी ताला अन्हु की। तो उसके बारे में मेरी कोई सच्ची बात तो ये है, कोई कंसिडर्ड राय नहीं है कि मैंने कोई हतमी राय कायम कर ली हो उसके बारे में। डॉक्टर गांधी साहब का, डॉक्टर इसार अहमद का, डॉक्टर गांधी साहब का ज़्यादा ख्याल यही है कि वो अगर गज़वा हिंद के बारे में वह हदीस कवी हैं तो वो तो हो चुका। गज़वा हिंद तो पहले मुसलमानों ने कब्ज़ा कर ही लिया था, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, उसके बाद कब्ज़ा हो ही गया। लेकिन बहरहाल डॉक्टर इसार अहमद की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है जिससे ज़ैद हामिद साहब इत्तेफाक करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं चूँकि इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ तो मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता इस बारे में, चूँकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस बारे में कोई ख़ास सच्ची बात है, कोई कंसिडर्ड ओपिनियन नहीं है इस बारे में। जैद हामिद साहब ये भी कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। और हमारे एक सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, रहमान मलिक, जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, अभी उनकी वफात हुई, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है।
हाउ डू यू लुक एट दीज स्टेटमेंट्स? देखिए, मैं जब इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फैशिस्ट कहते थे, ना मैं इसके बड़े खिलाफ था, बल्कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इन्वेक्टिव्स इन डिप्लोमेसी का उसका हेडिंग थी, और वो अरब न्यूज़ में शाये हुआ था। मैं लीडरशिप लेवल पे इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ये जो इस किस्म के अलक़ाबात दिए जाते हैं, डिप्लोमेसी में आप इस स्टेज पे इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, और मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं रहा, क्योंकि ये फिर आप इन्हीं चीज़ों के होस्टेज बन जाते हैं, इससे और राहें बंद हो जाती हैं। वो जैसे तैसे भी हैं, लोगों को बात करने दें। मैं और आप प्राइवेटली मीडिया पे आके जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप लेवल पे थोड़ा मोहतात रवैया ज़रूरी होता है। सर, मुझे याद पड़ता है कि शाहिद सिद्दीकी एक दिल्ली के जर्नलिस्ट हैं, आप भी शायद जानते हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू किया 2012 में, और उनसे एक क्वेश्चन ये किया था अखंड भारत के बारे में। तो मोदी साहब ने कहा था कि भाई मैं तो नहीं अखंड भारत को मानता, तुम्हारे मुसलमानों की कोई साजिश हो सकती है ये, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे सहाफ़ी और इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक्स वो अखंड भारत के चक्कर से ही बाहर नहीं निकलते, और उनका एनालिसिस इसी पे घूम रहा होता है कि जी अगर हमने डिफेंस बजट कम कर दिया, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दी, तो इंडिया हमें खा जाएगा। मेरा ख्याल में थोड़ा बहुत इसमें रियलिस्टिकली हमें चीज़ों को देखना चाहिए। मोदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें अखंड भारत की बात तो नहीं की होगी, लेकिन एक बड़ा तबका है भारत में, अगर आरएसएस की आप फिलॉसफी पूरी देखिए तो भारतवर्ष जो है एक मिथिकल एम्पायर जो है उसको क्रिएट तो वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब अखंड भारत का वो टेनेबल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं रहा ये चीज़, लेकिन एक उनके किताबों में और उनके ख्यालात में ये चीज़ें तो मिल जाती हैं। मोदी साहब ने देखिए ना, जिस तरह गुजरात मैसेकर जो हुआ 2002 में, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस तरह मुसलमानों को कहा कि जी ठीक है, कुत्ते का बच्चा ही मर जाता है तो अफसोस तो होता है। तो जब इस किस्म की बातें वो करते हैं तो मुसलमानों का किस तरह उसको लें, ये तो भारत के मुसलमानों पे अब डिपेंड करता है। इसके बारे में क्या मैं राय दे सकता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुसलमान देखिए ना, लव जिहाद, घर वापसी प्रोग्राम शुरू हुए, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई काव के इशू पे 2014 ऑनवर्ड्स, अगर आप देखिए तो बहुत से प्रॉब्लम्स तो मुसलमानों को हो रहे हैं, और इस वक्त मुसलमान ऑन द डिफेंसिव पे तो हैं। मैं खुद बहुत से लोगों जानता हूँ जिनके साथ मेरी उठना बैठना था न्यू दिल्ली में, जो कि बीफ बिजनेस में थे। बहुत से उनमें से बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो सारा अपना कारोबार छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गए। तो ये इस किस्म के मामला तो हैं भारत में, और एक जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है मोदी साहब का या हिंदुत्व का फॉर दैट मैटर, जो भी मिसाल के तौर पर हॉलीवुड के या बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, वो कोई भी बयान दे देते तो उन्हें कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आपकी यहाँ भारत में कोई जगह नहीं है। शबाना आज़मी को किसी हिंदू इलाके में अपार्टमेंट नहीं मिलता कि वो रेंट कर सकें। तो ये इश्यूज तो हैं वहाँ पे। अगर आप भी गए होंगे आई एम श्योर, भारत जो जामिया मस्जिद दिल्ली की हालात हैं, खिड़की यूनिवर्सिटी की हालात हैं, फतेहपुरी सिकरी मस्जिद के हालात हैं, वो हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। भारत के मुसलमानों के, ठीक है वो पब्लिकली ये बात नहीं मानते, लेकिन अगर आप प्राइवेटली उनसे बात करें तो वो अपने ज़ख्म खोल कर रख देते हैं आपके सामने। तो मसाइल तो वहाँ ज़्यादा हो गए हैं 2014 के बाद। सर, गुजारिश ये है कि शबाना आजमी का जो वाकया था अपार्टमेंट वाला, वो बीजेपी के गवर्नमेंट में आने से पहले का था, और पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन हमारी जो माइनॉरिटीज है ना, वो इतना डरती हैं कि वो मीडिया पे जिक्र भी नहीं करना चाहते इसका। शबाना आजमी ने तो बबांगे दोहल इसका ऐलान किया, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो जैन्स वहां रहते हैं, कुछ ऐसी हैं जहां पे सिर्फ पारसी रहते हैं। और सर, गुजारिश ये है कि मुसलमानों ने मुस्लिम नेशनलिज्म अडॉप्ट किया, वो बहुत अच्छा किया। हिंदू राष्ट्र अगर वो करते हैं तो वो बुरा करते हैं। टू नेशन थ्योरी अच्छी है, लेकिन हिंदुत्व बुरा है। तो सर, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। नहीं, हम तो नहीं कहते। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर दीजिए ना, आप मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र है। हम तो नहीं कहते, क्योंकि आपने अपने आइन में लिखा हुआ है कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, तमाम रिलीजन बराबर हैं। हम तो ये नहीं कहते। आप इंडिया अगर ये क्लेम नहीं करता सर, है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन ही की तो हर बात नहीं है ना। पाकिस्तानी दिन रात एतराज करते हैं कि जी इंडिया हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो किसी ने पिछले दिनों लिखा कि मुस्लिम लीग ने इस्लामिक पाकिस्तान बना लिया, लेकिन आरएसएस हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकी।
और सर जो बंदा टू नेशन थ्योरी पे यकीन रखता है, व्हाट मॉरल राइट ही हैज टू क्रिटिसाइज हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेजॉरिटी का फैसला होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में, भारत में ये लोग फैसला कर लें कि वो सेकुलर स्टेट नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनका हक है, जमहूरी हक है, उससे मुझे और आपको कोई इतराज नहीं हो सकता। और सर हमारे आइन में भी लिखा है कि माइनॉरिटीज बराबर हैं, सारे सिटीजन बराबर हैं। बिल्कुल। और एक तरफ हम ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि सदर और वजीर आजम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट, वो सारे नॉन मुस्लिम उसके लिए डिस्क्वालिफाइड हैं। ये हमारा भी तो एक डबल स्टैंडर्ड है ना? नहीं, हम तो कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम तो ये नहीं कहते कि हम सेकुलर स्टेट हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बड़ा क्लियर है, और उसमें जो है हम तो नहीं छुपाते अपनी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारा एक आइडिया है या आइडियल है, हम तो उससे उसको नहीं छुपा रहे, हम तो डबल स्टैंडर्ड नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं और उसमें इस्लामिक रिपब्लिक में कोई नॉन मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता। लेकिन सर भारत, गुजारिश ये है सर, कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्यों इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है? वो कहे कि भाई बराबर नहीं है। और सर अगर आप इस्लामिक स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर दें, तो डज इट गिव यू द लाइसेंस टू डिस्क्रिमिनेट द माइनॉरिटीज? नहीं, माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ हैं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस भी हिंदू बने। देखिए ना, भगवान दास भी हिंदू थे, हमारे दूसरे ईसाई भी एक चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इस वक्त आर्मी में भी लोग हैं, हिंदू हैं, तो हमारे फॉरेन सर्विस में भी हिंदू हैं। तो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कोई वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन एक नुक्ते पे मेजॉरिटी इस बात पर यकीन रखती है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर दीजिए तो कोई मसला नहीं है। मेजॉरिटी अगर ये फैसला कर ले तो कोई सर मजाक आपने नहीं है। दो चीफ जस्टिस की एग्जांपल्स दी। किसी इंडियन से बात करेंगे, वो बेशुमार मिसालें आपको दे देंगे कि हमारे सदर भी मुस्लिम रहे, सिख भी रहे, प्राइम मिनिस्टर एक सिख रहा, और इवन हमारा आईबी का एक जो हेड था वो मुसलमान रहा, इंडियन एयरफोर्स का चीफ एक मुसलमान रहा, और हम दो जो हैं ये चीफ जस्टिस उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। और सर आर्मी में कैसे एक नॉन मुस्लिम सर्व कर सकता है जिसका तो मोटो जहाद फी सबीलिल्लाह है? यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन नहीं आ जाती? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए हर मुआशरे में होती हैं, और इस वक्त के साथ साथ उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आप दूर करते हैं। मैं ये डिनाई नहीं करता कि कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस डेफिनेटली हैं, हर मुआशरे में होती हैं। और उसका तरीका यही होता है कि हेल्दी डिबेट हो और उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आप वक्त के साथ साथ रिमूव करते जाएं। इससे तो मैं सर इनकार नहीं करता। आप समझते हैं कि अहमदियों को और हिंदुओं को पाकिस्तान में फेयरली ट्रीट किया जाता है? देखिए, इसके बारे में जहाँ तक हिंदुओं की बात है, उसके बारे में तो बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और किसी हद तक उनके जायज़ ग्रीवेंसेस भी जायज़ हैं, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि उन पे तवज्जो दें माइनॉरिटीज़ को। जहाँ तक अहमदियों का ताल्लुक़ है, अहमदियों का मामला ये है कि पाकिस्तान में उनको डिक्लेयर कर दिया है कि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप लोग मुसलमान नहीं हैं आपके जो अकीदे हैं वो ठीक नहीं हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी एक आप यूँ कह लीजिए, जो मैं जिस तरह देखता हूँ, एक बड़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि उसको किस तरह आयरन आउट किया जाए, एक बड़ा मुश्किल है इस वक्त। और ज़्यादातर जो हम देखते हैं, लोगों का ये भी एक परसेप्शन है कि इस वक्त जो एक ये कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे अगर आप इसराइल में देखिए, जर्मनी में देखिए, तो इनके उन ताकतों के साथ भी मेल जोल हैं, जो कि एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान को शायद वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और शायद ये भी है कि अब अहमदी जो कम्युनिटी है, कादियानी जो कम्युनिटी है, वो एक रिवेंज भी लेना चाहती है पाकिस्तान से। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, लेकिन ये एक सवाल है बहुत बड़ा। अगर कोई रिप्रेशन है तो मैं उसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। किसी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, कादियानी हैं, जो हकूक़ माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया वो अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं कि नहीं समझते। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, जहाँ तक कादियानियों का ताल्लुक। सर जिन्ना साहब ने तो कहा था, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। अब हमने मजहब को बिजनेस ऑफ द स्टेट बनाया है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज आई है ना। जिन्ना साहब तो सर जफरुल्लाह की तारीफ करते हुए उन्होंने असेंबली में, फेडरल असेंबली में 1939 में कहा था कि वो मुसलमान हैं, और उनको जफरुल्लाह खान को अपना बेटा तक करार दिया। और शौकत हयात ने सर अपनी किताब में लिखा है कि मैं 1946 में जब कैंपेन चल रही थी, तो जिन्ना साहब को लिखता होता था कि आज मैं फलां जगह हूं, तो मैंने उनको कहा मैं गुरदासपुर में हूं, तो उन्होंने कहा तुम जाओ
अहमदी जो खलीफा हैं उनसे मिलो और उनसे दुआ की दरखास्त करो, और मौदूदी साहब से भी मिलो, उनसे भी करो। तो वो कहते हैं जी जो अहमदी खलीफा था उसने तो फौरन मेरी बात सुनी, उसने कहा जी हम तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अहमदी खड़ा होगा मुस्लिम लीग के किसी कैंडिडेट के खिलाफ वो हम उसको जमात से निकाल देंगे। फिर कहता है मैं मौदूदी साहब के पास गया, तो मैंने कहा जी आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के लिए कैसे दुआ कर सकता हूं। तो ये सरदार शौकत हयात ने सर अपनी किताब में लिखा है, जो जंग पब्लिशर्स ने 1995 में पब्लिश की। किसी ने आज तक उसको डिनाई नहीं किया, किसी ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया। अच्छा, इसके बारे में मैं नहीं जानता कि मौलाना मौदूदी ने क्या रिस्पांस, किस तरह किया होगा रिस्पांस, लेकिन ये भी बात अपनी जगह तारीख में का हिस्सा है कि जब 1940 की रेजोल्यूशन के बाद कायद आज़म ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पाकिस्तान का क्या निज़ाम होगा, किस तरह हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें मौलाना मौदूदी भी शामिल थे। तो एक लिहाज से तो मौलाना मौदूदी और कायद का बड़ा एक लिहाज से इंटरेक्शन होता रहा वहाँ पे। अब मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक जो है बात सैयद शौकत हुसैन साहब की ठीक है। बहरहाल ये इस पर डिबेट हो सकती है। सर मौलाना मौदूदी तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंचेंट क्रिटिक्स ऑफ जिन्ना साहब। उनकी आप किताब देखिए, मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, उनसे ज्यादा किसी ने तनकीद शायद ही की हो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने तो ये कहा था सर कि मुस्लिम लीग के अदना कारकुन से लेकर कायद आजम तक एक भी ऐसा नहीं है जो चीजों को इस्लामी नुक्ता नजर से देखता हो। उनकी तो सर 47 के बाद की भी तकरीरें ऐसी हैं कि हमारी कौम ने हमेशा लीडरशिप के इंतखाब में गलती की और इस लीडरशिप के पीछे लग गए, जिसकी वजह से वाघा से लेकर दिल्ली तक सारा इलाका इस्लाम से खाली हो गया है। उनका एक नुक्ता नज़र था और मेरे ख्याल में अभी भी एक, क्योंकि उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनका ख्याल यही था, और जो डॉक्टर इसार अहमद का ये बात नहीं था कि जब तक एक जमात को आप तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक इस्लामी निज़ाम हो ही नहीं सकता, और उसके लिए ज़रूरत है ऐसे कमिटेड लोगों की जो कि वाकई इस्लाम के साथ वाबस्ता हों। और ये मौलाना मौदूदी का भी शायद यही नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तान जो है जब तक हम एक ऐसी एक जमात तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का बनना जो है वो बज़ाते ख़ुद इस बात की ज़मानत नहीं है कि एक इस्लामी हुकूमत बन जाएगी या इस्लामी रियासत तश्कील हो जाएगी। ये एक डिफरेंस मेरे ख्याल में था उनका ओपिनियन उनका उनका यही था जी कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है ये इट इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट। और उनकी बात सही भी साबित हुई। आप देखिए कि जिन्ना साहब ने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को छोड़कर एक हिंदू को, जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया। मुल्क आप बना रहे हैं इस्लामी कानून के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए, और आपका लॉ मिनिस्टर जो है वो एक हिंदू है, आपका फॉरेन मिनिस्टर एक अहमदी है। हमारे उलमा तो सर यहाँ तक कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट में एक मुंशी भी नॉन मुस्लिम नहीं रखा जा सकता, और वो हजरत उमर को कोट करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो अब चूंकि तारीख का हिस्सा है तो इस पे तो अब मैं डिबेट नहीं कर सकता कि क्यों ये फैसले हुए। इस तरह मैंने कहा कि हम एक एवोल्यूशन के तौर पे अब आगे बढ़ रहे हैं। एक हमने मुल्क बनाया लेकिन हम उसको सही मानों में जब चाहते थे उस तरह हम नहीं बना सके। लेट्स एडमिट दैट, वो तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि हमने भी बहुत से मराइल तय करने हैं टू बिकम स्ट्रॉन्ग स्टेट। और अभी हमने शायद हमें वो बहसियत कौम उस तरह मेच्योरिटी नहीं आई। लेकिन जहाँ तक देखिए इस्लाम की बात है ना, ये भी बात आप याद रखिए कि जो इस वक्त हमारी 4 इकाइयाँ हैं, अगर इस्लाम बीच में ना हो तो बाकी फिर क्या रिश्ता हमारा रह जाता है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि अगर आप सेकुलर स्टेट बनने के लिए पाकिस्तान तैयार है, उस कॉन्टेक्स्ट में सब दुनिया है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बुनियाद है पाकिस्तान की, अगर उसमें से आप इस्लाम निकाल देंगे तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो सर इस्लाम अगर इतना ही बाइंडिंग फोर्स है तो ईस्ट पाकिस्तान सर हमसे क्यों अलहदा हुआ, बांग्लादेश बन गया, और आज 22 अरब मुल्क हैं सर, उनकी जबान भी एक है, उनका मजहब भी एक है। नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जहाँ तक वतन भी है और हम मुसलमान भी हैं, इस इलाके में हम रहते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम बाकी दुनिया से सारे नाते रिश्ते तोड़ के बैठ जाएं या दूसरे मुसलमान ममालिक हम खिलाफत बना लें, कैलिफेट बन जाए। वो माजी की बातें थीं, उस ज़माने में ये सब चीज़ें ठीक थीं।
अब नेशन स्टेट का ज़माना आ गया है, हमने अपने आप को उस तरह ही मुनज़्ज़म करना है जिस तरह नेशन स्टेट होती हैं। तो हम देखिए ना, 15 अगस्त 14 अगस्त को एक सब हम पाकिस्तानी हो गए एक ही शाम रात के वक्त। अब पाकिस्तानी हमें एक, जहाँ हम एक नेशनलिज्म हम इवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे ये नहीं है कि हम बलोच होना भूल जाएं या हम ये भूल जाएं कि हम पंजाबी हैं या पठान हैं या सिंधी हैं। कतन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये नेशनलिटीज़ जो हैं, सब नेशनलिज्म जो है उसकी अपनी इकाइयाँ हैं, उसकी अपनी खूबी है, और ये मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटीज़ होती हैं। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं आज आपके साथ बहसीत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। आप सिंध से हो सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज हम लेकर चलते हैं, और दुनिया में इस तरह ही होता है। अब इन भारत को आप देख लीजिए, वहाँ भी तो मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, भारतीय हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं। इस तरह अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ तो मेल्टिंग, एक लिहाज से मल्टीपल डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कोई हद नहीं, एक मेल्टिंग पॉट की तरह है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। लेकिन सर मैं अर्ज करूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक हमारे यहाँ बेसिक कंफ्यूजन है कि आज पाकिस्तान में मुस्लिम कौम रहती है या पाकिस्तानी कौम रहती है। ये भी हम आज तक रिजॉल्व नहीं कर सके कि क्या पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स एक कौम से ताल्लुक रखते हैं और वो पाकिस्तानी कौम है, या आज भी सर रिलीजन उनकी नेशनहुड को डिफाइन करता है। इस पे तो हमें कंसेंसस होना चाहिए ना हमारा। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में कंसेंसस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पहले पाकिस्तानी या मुसलमान हैं, तो आपका जवाब क्या होगा चौधरी साहब? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं ना जी कि रिलीजन को इसमें अगर आप ना लाएं, जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशन की बात करें। नहीं, हम पाकिस्तानी नेशन हैं, लेकिन मैं वो कॉन्ट्रडिक्शन देखता नहीं हूँ ना उसमें। आप मुझे इस्लाम में बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी में दोनों क्यों नहीं हो सकता? सर दोनों की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सर आज जो सारे 22 करोड़ लोग हैं वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम कौम से या पाकिस्तानी कौम से? कौम तो हमारी पाकिस्तानी है। मुसलमान कौम तो कोई भी नहीं है। मुसलमान कौम क्या चीज होती है? तो सर दो कौमी नजरिया जो है, दो कौमी नजरिया तो यही था ना कि मुसलमान अलहदा कौम है, गैर मुस्लिम अलहदा कौम है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में, बड़े सगीर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जी। उसमें हमारा यही था कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको अलग रियासत आप दे दीजिए, वो अपना निज़ाम खुद बनाएंगे अपने मजहब के मुताबिक। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम नजर आता है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। अभी जो है, क्या टू नेशन थ्योरी स्टिल रेलेवेंट? इज इट स्टिल वैलिड? मेरे ख्याल में टू नेशन थ्योरी जहाँ तक है, इस हवाले से ज़रूर रेलिवेंट है कि पाकिस्तान को से अगर आप इस्लाम निकाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान की उस तरह जो एक हम इवॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानी नेशनहुड, वो शायद हम ना कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि ये जो बॉन्ड है इस्लाम का, रिलीजन का, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लाज़िम व मलज़ूम है। सर प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद जो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे मुस्लिम लीग पे, जिन्ना साहब पे, उन्होंने ये कहा था कि अगस्त 47 में टू नेशन थ्योरी इररेलेवेंट हो गई। आप नहीं समझते कि उसके बाद जो है टू नेशन थ्योरी की जरूरत नहीं है? अब जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी नेशन का हिस्सा है, अब हमें मुस्लिम नेशन की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम तो यही कहते हैं। देखिए, टू नेशन थ्योरी तो हमने इन्वोक की थी टू गेट पाकिस्तान। अब हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, अब हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, किस किस्म की रियासत में ढालना चाहते हैं, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम यहाँ रहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। ये मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का एक नेशन है। जैसे मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो लामहला ये मुसलमान स्टेट है। अब अगर 98% 97% लोग मुसलमान हैं, तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये मुस्लिम स्टेट नहीं है? हम मुसलमान स्टेट हैं, इस्लामिक स्टेट हैं। अब हमने सही मानों में उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन वो हमारी अपनी गलतियां हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी नेशन में होने में या कोई और आपका मजहब है तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। वो टू नेशन थ्योरी इन्वोक की गई थी उस वक्त कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हमने वो हासिल कर लिया। अब पाकिस्तान को अंदर से हम किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ये अब एक क्वेश्चन है जिसका जवाब हमारे आइन में भी है। और अगर हम उसके मुताबिक भी चलें तो बहुत से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने आइन को भी सही मानों में फॉलो नहीं किया। सर मुस्लिम नेशंस तो टर्की भी है, इंडोनेशिया भी है, तो वहां पे उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कम से कम आइन में नहीं लिखी हुई
कि जी आपका एक खास मजहब से ताल्लुक जरूरी है अच्छे ओहदों पे जाने के लिए। हमारे यहाँ तो सर आतिफ मियाँ को इमरान खान की एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था और मौलवियों ने उस पर एतराज किया तो इमरान खान को पीछे हटना पड़ा। इज दैट द विजन ऑफ पाकिस्तान दैट यू हैव? नहीं है, मेरा विजन तो हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ जहाँ भी हैं वो उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड रखा जाए। दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज आई एम, और उसमें जहाँ तक उनकी पूरा एक बहसियत पाकिस्तानी, उनके भी वही हकूक़ है जो मेरे हैं। लेकिन भारत पॉलिटिकल हमने डिस्टिंक्शन, जिस आपने फरमाया शुरू में, वो हमने एक डिस्टिंक्शन रखी हुई है। और बहसियत चूँकि अक्सरियत मुसलमानों की, अगर उनमें एक इजमा हो गया, इस बात पे इत्तेफाक हो गया, तो अगर उसको दूर करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट एक वाहिद जरिया जिसके तहत ये चीज़ें सारी आप अपने हिसाब से ठीक कर लें। अगर कोई समझता है ये गलत हुआ है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन भारत तो ऐसा तो जमहूरियत में अक्सरियत की बुनियाद पे होता है। आप सर जाती तौर पर क्या समझते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है उसका खात्मा होना चाहिए? और सर एक और अर्ज करूं कि तमाम जो सेनेटर्स हैं और एमएनएज हैं उनको, तमाम को जो भी उनका रिलीजन हो उससे हट के ये हल्फ उठाना पड़ता है कि मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी का वफादार रहूंगा जो कि पाकिस्तान की क़याम की बुनियाद है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी के प्रमोशन के लिए आप काम करेंगे, तो नॉन मुस्लिम्स को क्यों मजबूर किया जाता है इस तरह का हल्फ उठाने के लिए? ये बिल्कुल मैं इसकी तायीद नहीं करता। एक नॉन मुस्लिम को हम ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्लाम की प्रमोशन के लिए काम करे। ये तो इनहेरेंट मैं समझता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता इस चीज़ की। तो यू सपोर्ट द आइडिया कि तमाम पाकिस्तानियों के तमाम राइट्स और ऑब्लिगेशंस बराबर होने चाहिए, जैसे कि जिन्ना साहब ने कहा था अपनी मशहूर ज़माना तकरीर में? देखिए, अगर जमहूरियत में फैसले अक्सरियत से होते हैं तो फिर अक्सरियत ही फैसले करेगी। सर जाती ओपिनियन आपकी मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जाती मेरी ओपिनियन माने कोई नहीं रखती ना। मैं अगर ओपिनियन दे सर बहुत बहुत रखती है सर। फैसले तो अक्सरियत ने करने हैं जो पार्लियामेंट में करने हो। सर आप बड़े इंपॉर्टेंट ओपिनियन लीडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन भी देनी चाहिए सर। नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना मैं हूँ, और उनके हकूक को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इसमें तो विद इक्वल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स के साथ ही ऑब्लिगेशंस भी आती हैं और ऑब्लिगेशंस के साथ राइट्स भी आते हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हक मुझे है अपने बच्चों को पढ़ाने का, इतना उनको भी है। उनको भी जो हकूक सारे हासिल होने चाहिए जो मुझे हैं। चलें सर, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली करनी है तो वो अक्सरियत की बुनियाद पर ही हो सकती है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत वक्त दिया। आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। तो इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।